हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। मैं हूं आपको होस्ट इरफान याकूब और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं वो है सकोट्रा आइलैंड। सकोट्रा आइलैंड जो कि वाक़ है यमन के अंदर, जबकि जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो सोमालिया से भी जाके लगती हैं, यानी कि अफ्रीका में भी शामिल होता है, लेकिन ये कभी अफ्रीका की टेरिटरी में नहीं आ सका। सकोट्रा आइलैंड जो कि यमन के अंदर आता है, सकोट्रा आइलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ मिलती हैं। ना सिर्फ मिस्ट्रीज़ मिलती हैं, इसकी एक तवील हिस्ट्री रही है। इसके अलावा जो इस आइलैंड की सबसे मशहूर होने की वजह थी वो थी पॉलिटिकल इश्यूज, यानी कि ये ऐसा रकबा, ऐसा आइलैंड है जिसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको ओन करने की कोशिश करी है। सीधे अल्फाज में कहा जा सकता है कि लोग यहाँ पर अपना कब्जा रखना चाहते थे और इसकी बहुत सारी वजूहत रही हैं जो आगे चल के मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए चल के डीपली एक्सप्लोर करते हैं सोकोट्रा आइलैंड, द मोस्ट एलियन लुकिंग प्लेस ऑन अर्थ। सकोट्रा आइलैंड के बारे में ये अल्फाज कहे जाते हैं, यानी कि दुनिया में मौजूद जितने भी खित्ते हैं, जितने भी इलाके हैं, उन सब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट इस इलाके को कहा जाता है। ये बड़ा डिफरेंट और अलग किस्म का दिखने वाला एक आइलैंड है जिसकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हमारे को मिलती है। अगर इसकी लोकेशन की बात किया है तो आइलैंड आ जाता है ग्रेटफुल चैनल, अरेबियन सी, एडिबो के मकाम के ऊपर। इस आइलैंड को अजीबोगरीब मकाम कहने की बहुत सारी वजूहत रही हैं, जैसा कि यहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक मिलती हैं। ना सिर्फ रॉक फॉर्मेशंस, यहाँ पर मौजूद प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ये इस किस्म के डिफरेंट प्लांट्स हैं जो कि दुनिया भर में बहुत कम ही पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर मौजूद एंडेमिक लाइफ भी बड़ी अजीबोगरीब और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मिलती है। इसमें बहुत डिफरेंट किस्म के एनिमल स्पीशीज़ आ जाते हैं जो प्री हिस्टोरिक दौरों के कहलाते हैं, यानी कि इधर कई एरास की हिस्ट्री हमारे को मिलती है जिसमें मेसोजोइक भी इसमें शामिल हैं। जबकि कहा जाता है ह्यूमन का आगाज़ भी अफ्रीका से हुआ था और इस आइलैंड की जो हिस्ट्री मिलती है वो अफ्रीकन दौर से, यानी कि उस दौर से मिलती है जब लोग अफ्रीका में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे थे। यानी कि इंसानों की शुरुआती दौरों की हिस्ट्री भी इसी आइलैंड से मिलती है। रकबे के लिहाज से आइलैंड फैला हुआ है 3976 km2, जो बन जाता है 1466 स्क्वायर माइल। इस आइलैंड की लेंथ है 132 किलोमीटर, जबकि इस आइलैंड की विड्थ है 50 किलोमीटर। ईयर 2008 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाता है और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की सिर्फ एक ही वजह रही थी, वो थी इधर की यूनिक फॉर्मेशन और इधर मौजूद हिस्टोरिकल प्लेसेस। जबकि सकोट्रा का जो वर्ड है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलता जुलता है, जैसा कि अरेबिक में इसके मीनिंग्स होते हैं ड्रैगन ब्लड, जबकि संस्कृत में इसके मीनिंग्स हैं आइलैंड ऑफ ब्लिस। इसके अलावा ग्रीक लैंग्वेज में भी इसके मीनिंग्स मिलते हैं, जबकि यह मकाम साइंटिस्ट के लिए एक सबसे अहम प्लेस कहलाती है। उनके मुताबिक यहाँ से बहुत कुछ फाउंड हो सकता है अगर इधर कोशिश की जाए, यानी साइंटिस्ट के मुताबिक ये वो मकाम है जहाँ पर जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा की जा सकती है। हिस्ट्री के एतबार से भी आइलैंड अपनी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रखता है, यानी कि जो इधर की हिस्ट्री मिलती है वो ह्यूमन एरा से भी मिलती है। यहाँ से बहुत से ऐसे स्टोन टूल्स मिले थे जो उस दौर में इंसान इस्तेमाल किया करते थे, जबकि यहाँ से ग्रीक और रोम टाइम की भी हिस्ट्री मिलती है जो कि फर्स्ट सेंचुरी से बताई जाती है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आसार मिले हैं वो होक केव्स के अंदर मिले हैं। होक केव के अंदर ही बहुत सारी ऐसी जगह, ऐसे मकामात मिले हैं जहाँ पर ह्यूमन एरा के बहुत ज़्यादा साइंस मिले हैं, जबकि कुछ प्री हिस्टोरिक दौरों की भी यहाँ से हिस्ट्री मिली है जिसमें पेंटिंग्स, साइन लैंग्वेजेस और डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ से मिली हैं। 880 के अंदर अक्सुमित एक्सपीडिशनरी फोर्सेस ने इस जगह को कॉन्कर कर लिया था। 1222 के दौर के अंदर भी यहाँ से इंसानी ज़िंदगी के आसार मिले हैं। 1507 के अंदर यहाँ पर पुर्तगीज़ ने एक कमांडर फोर्सेस का यहाँ पर कैंप बना लिया था और ये कैंप इन्होंने बनाया था महारा सल्तनत के ख़िलाफ़। महारा सल्तनत जो कि अरेबिक लोगों की सल्तनत कहलाती थी। महारा सल्तनत ने इनसे एक बड़ी जंग करी थी। 1511 के अंदर महारा सल्तनत ने अपना झंडा यहाँ पर लहरा दिया था, यानी उन्होंने फतह हासिल कर ली थी। यानी ये पहली मुस्लिम रियासत थी जिसने यहाँ पर अपने कदम जमाए थे और इसके यहाँ पर कदम जमाने के बाद जो यहाँ पर इनहेबिटेंट्स रहते थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। 1834 में यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक कैंप लगाना चाहा और उन्होंने ऑफ़र करी सुल्तान को कि ये जगह हमारे को फ़रोख्त कर दिया है, सेल कर दी है। जो उस वक्त वहाँ के सुल्तान थे उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए और मैं इस मशवरे के ऊपर गौर करूँगा।
जबकि इनकी कुछ रंजिशें उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी से रही थी, जिसकी वजह से 1835 में मुआहदा कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि डील तय नहीं पाती। जब इनमें कोई डील नहीं हो सकी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ से अपना वापसी का सफ़र ले लिया था। 1886 में अगेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोटेक्टोरेट ट्रीटी का मुआहदा तय कर लेती है सुल्तान के साथ। अक्टूबर 1967 में ब्रिटिश यहाँ से अपना वापसी का सफ़र लेते हैं और जो सुल्तानी हुकूमत थी वो भी यहाँ पर मुंतशिर हो गई थी। इसी साल ये आइलैंड यमन की टेरिटरी में, यमन की कस्टडी में आ जाता है और यमन का हिस्सा बन जाता है। 1990 में ये अदन गवर्नरेट के इख्तियार में रहता है। 2004 के अंदर ये हज़रमौत गवर्नरेट के इख्तियार में रहता है। 2013 में यमन यहाँ पर अपनी गवर्नरशिप चलाने लगता है, जबकि यूएई का इंटरेस्ट भी इस मकाम पर बढ़ने लगा था। 26 दिसंबर 2004 में यहाँ पर आके सुनामी टकराता है और इस सुनामी के टकराने से यहाँ पर काफ़ी बच्चे मारे गए थे। 2015 में यहाँ पर आके साइक्लोन चपाला टकराता है और इसने बहुत ज़्यादा तबाहकारी मचाई थी सकोट्रा आइलैंड के ऊपर। 2015 में ही यहाँ पर यूएई गवर्नमेंट एड के लिए आती है, यानी मदद के लिए आती है, और उसका इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। 2018 में ही यहाँ पर यूएई के मिलिट्री कैंप्स और ट्रेनिंग सेंटर बनने लगे। 2018 में सऊदी अरब से यमन के ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है। सऊदी अरब यहाँ पर आके अपना, यानी सकोट्रा आइलैंड के ऊपर अपना कब्ज़ा जमा लेता है, और ये कब्ज़ा इस तरह का कब्ज़ा था कि इन्होंने आके हर जगह को सील कर दिया था, यानी कि जितने भी दाखिली खारजी रास्ते थे सकोट्रा आइलैंड के, उनको सील कर दिया गया था। इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूएई और यमन का जो मुआहदा था वो भी कैंसिल हो जाता है। 2018 से टिल नाउ यहाँ पर यमन का जो इख्तियारात थे वो कम से कम होके तकरीबन ख़त्म ही हो गए थे, और यहाँ पर यूएई अपनी फ़ौजी ट्रेनिंग और मशक़ें करते हैं। सकोट्रा आइलैंड की जो हिस्ट्री मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी मिलती है। यहाँ पर मियोसीन एरा के बहुत ज़्यादा आसार मिले हैं। जोग्राफियाई लिहाज से अगर सकोट्रा के रकबे को देखें तो सकोट्रा के अंदर 3 स्मॉल आइलैंड भी आ जाते हैं, जैसा कि इसमें अब्द अल खुरी, समहा और दारसा आइलैंड शामिल है। जबकि सकोट्रा के अंदर डिफरेंट मकामात आ जाते हैं, जैसा कि लाइमस्टोन प्लेट्यू, हेम हिल, सैंड ड्यून्स, आजिर माउंटेन और वादी सकोट्रा शामिल हैं। अब आते हैं असल टॉपिक के ऊपर, यानी कि इस आइलैंड की मिस्ट्रीज़ के ऊपर। आइलैंड की मिस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस आइलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज़ मिलती हैं। ये ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिनको सुन के आप भी दंग रह जाएंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर मौजूद ड्रासियन सिनाबरी ट्रीज़, इन ट्रीज़ को मुख्तलिफ नेम से पहचाना जाता है, जैसा कि ड्रैगन ट्री, ड्रैगन ब्लड ट्री, सकोट्रा ड्रैगन ट्री, और भी डिफरेंट नाम से इसको पहचाना जाता है। ये यमन का नेशनल ट्री भी कहलाता है, जबकि ऐसा यूनिक ट्री है जो सिर्फ़ और सिर्फ सकोट्रा के मकाम पर ही मौजूद है, यानी ये पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ ये सकोट्रा के मकाम पर ही पाया जाता है। इसकी तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी ये ट्रीज़ बड़ी लिमिटेड तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और हायर एक्सटेंशन जोन में ये आते हैं, यानी कि इसके एक्सटेंट होने के लिए डिफरेंट रीज़न यहाँ पर शामिल हैं जो कि इसको डेंजरस जोन में डाल देते हैं, जैसा कि अर्थक्वेक्स का आना, सुनामीज़ का आना, साइक्लोन्स का आना, ये सब चीज़ें इसको ख़तरे में रखती हैं। जबकि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट रहती है वो ख़ास करके इन ट्रीज़ की प्रोटेक्शन लाजमी करती है। ये बड़े यूनिक से और बड़े अजीब से दिखने वाले ट्रीज़ हैं जो कि अम्ब्रेला की शक्ल के अंदर खड़े हुए नज़र आ रहे होते हैं। जो इनका शेप है वो इनको ना सिर्फ यूनिक बनाता है बल्कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी बना देता है। ये बाकायदा इस तरह से लग रहा होता है कि किसी ने छतरी को स्टैंड पे लगाया हुआ है। जबकि इसकी मिस्ट्रीज यहीं तक महदूद नहीं है। जो इसकी सबसे ज़्यादा मशहूर बात रही है वो इसमें से निकलने वाला ब्लड है, और इस ब्लड को ड्रैगन ब्लड भी कहा जाता है, जबकि ये कोई ब्लड नहीं है। इसका एनालिसिस पहले किया जा चुका है। इन ट्रीज़ के अंदर से जो महलूल निकलता है, यानी कि जो लिक्विड निकलता है, वो रेड कलर का ज़रूर होता है मगर वो ब्लड नहीं है। लेकिन ये हकीकत बात मिलती है कि इस ट्री को काटने के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर हल्का सा अगर निशान लगाया जाए तो इस ट्री के अंदर से वो खून की तरह बहने लगता है। और ये बात इस ट्री को बहुत ज़्यादा मुनफरिद, बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है। यानी एक तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिखने वाला ट्री है और ऊपर से इसके अंदर से ब्लड भी निकलता है जो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज क्रिएट कर देता है। यहाँ पर काफ़ी साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्चेस करी हैं, लेकिन उनके भी ये फिनोमेना समझ नहीं आया कि ये ट्रीज़ यहाँ पर किस तरह से मौजूद हैं
और दुनिया में किसी और खित्ते में ये क्यों नहीं पाए जाते। जो एक थोड़ा बहुत रिजल्ट इनकी रिसर्चेज में निकला है वो ये निकला है कि ये ट्रीज़ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से मौजूद हैं। यानी कि सोकोट्रा आइलैंड के अंदर जो एटमॉस्फेयर मिलता है, जो सैंड मिलती है, वो दुनिया में डिफरेंट मकामात पे नहीं मिलती। यही वजह है कि उनके मुताबिक यहाँ पर यूनिक ट्रीज़ और यूनिक प्लांट्स मौजूद हैं। यहाँ पर भी आकर इस ड्रैगन ट्री की मिस्ट्रीज़ नहीं रुकती। जो इसके ऊपर मौजूद लीव्स हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी ऊपरी सतह के ऊपर ही उगते हैं। यानी कि जो इसकी ऊपर की जो ब्रांचेज हैं वो उन्हीं के ऊपर ही निकलता है, नीचे कभी नहीं आते। जबकि इन ट्रीज़ के ऊपर बेरीज भी लगती हैं जिनका जो कच्चा कलर होता है वो ग्रीन होता है और उसके बाद ये ब्लैक कलर की हो जाती हैं, जबकि ये फुल पकने के बाद ब्राउन कलर की हो जाती हैं और नीचे गिर जाती हैं। ज़्यादातर इन बेरीज को बर्ड्स खाते हैं जो वहीं पर ही रहने वाले बर्ड्स होते हैं। जबकि एक और जो मिस्टीरियस बात इसमें पता चलती है, इसकी बेरीज के अंदर से भी वही महलूल, वही लिक्विड निकलता है जो इस ट्री के अंदर से निकलता है, यानी कि जिसको कहा जाता है ड्रैगन ब्लड। दूसरा यहाँ पर लाइमस्टोन प्लेट्यू, डिक्सन प्लेट्यू आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो कि कैनियंस में घिरा हुआ है। कहा जाता है जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा यहीं पर ही रहते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के एंडेमिक स्पीशीज़ आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिजर्ड्स भी काफ़ी डिफरेंट पाई जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर इंसेक्ट्स ही मिलते हैं और वो इंसेक्ट्स भी एंडेमिक दौर के स्पीशीज़ कहलाते हैं। जो एंडेमिक दौर के स्पीशीज़ कहलाते हैं उनका ताल्लुक मेसोजोइक और उससे भी पुराने एरास से रहा है। जबकि जो साइंटिस्ट की रिसर्च है उसके मुताबिक ये सब एक्सटिंक्शन जोन में आते हैं और ये एक्सटेंट हो जाएंगे अगर इनकी टेक केयर ना की गई। जबकि आगे देखते हैं तो यहाँ पर सैंड ड्यून्स के इलाके मिलते हैं जो कि बहुत बड़े रेतीली टीले हैं जो यहाँ पर फैले हुए मिलते हैं। जो सैंड ड्यून्स है उनसे ये अंदाज़ा लगा लिया था साइंटिस्ट ने कि जो सकोट्रा आइलैंड है ये एक डेजर्टेड आइलैंड है और ये सैंड ड्यून्स नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ सकोट्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हाजिर मैसिव माउंटेन्स, जो कि यहाँ की मिस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। ये वो माउंटेन रेंजेस हैं जो कि ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई माउंटेन रेंजेस हैं। यहाँ पर मौजूद सबसे बड़ी माउंटेन है मशानिक माउंटेन, जिसकी एलिवेशन बताई जाती है 1500 मीटर, जो बन जाता है 4900 फीट्स। नेक्स्ट है हॉक केव्स। हॉक केव्स जो यहाँ की मिस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हॉक केव्स जिनके बारे में कहा जाता है ये 2 किलोमीटर डीप जाके अंदर तक मौजूद हैं और ये लाइमस्टोन पत्थर के बने हुए केव्स हैं। जबकि यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो 95% तक है। ये हॉक केव्स मौजूद हैं आला स्पॉट सकोट्रा के अंदर। ये बड़े पुरस्कार से केव्स हैं जहाँ पर ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन एवोल्यूशन के दौर के भी आसार मिलते हैं। इसके अंदर मौजूद जो यहाँ की नोकीली फॉर्मेशन रॉक्स हैं वो बड़ा अजीबोगरीब सा एक मिस्टीरियस सा मंजर यहाँ पर पेश कर रही होती हैं। ना सिर्फ ये रॉक फॉर्मेशन बल्कि यहाँ पर अंदर मौजूद बहुत ज़्यादा साइन लैंग्वेजेस मिलती हैं जो कि प्री हिस्टोरिक दौरों की कहलाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टोन टूल्स भी बहुत ज़्यादा पाए गए हैं जो कि ह्यूमन इन एरा में इस्तेमाल किए जाते थे। जबकि यहाँ पर ह्यूमंस के एविडेंस बहुत ज़्यादा मिले हैं जिनमें बाल और डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी फॉसिल्स निकाले जा चुके हैं। दोस्तों, अगर फाइनली सकोट्रा आइलैंड की कंक्लूजन पे चलते हैं तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस प्लेसेस में आती है और इसके मिस्टीरियस होने की एक नहीं बहुत सारी वजूहत हैं। जैसा कि यहाँ पर मौजूद दुनिया की नायाब स्पीशीज़, इधर की मिस्ट्रीज, यहाँ की रॉक फॉर्मेशन, यहाँ का सैंड ड्यून्स, इस आइलैंड की जोग्राफियाई वैल्यू, इस जगह की पॉलिटिकल वैल्यूज़ और भी डिफरेंट बातें इसको बिल्कुल अलग बना देती हैं, मिस्टीरियस बना देती हैं। शायद यही वजह रही है कि इसको एलियन आइलैंड कहा जाता है कि यहाँ की मिस्ट्रीज लातादाद हैं। दोस्तों, को आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।